जय हिंद दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ब्रिटिश सत्ता का चरमोत्कर्ष का काल कैसे 5 चरणों में विकसित हुआ था और उसके माध्यम से हम 1947 तक का पूरा कालखंड हमने देखा था। 5 चरणों में, अलग अलग चरणों में। अंतिम चरण हम देखते हैं कि अधीनस्थ संघ की नीति लेकर आते हैं, है ना, और समानता की नीति उसके बाद अंतिम लेके आते हैं और वहां पे देखते हैं कि वह सक्सेस नहीं हो पाता, यानी सफल नहीं हो पाता है। उससे आगे देखते हैं अब यहां पे कि कुछ महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट और अधिनियम के माध्यम से प्रशासन सुधार की कोशिश की गई और कैसे साम्राज्यवाद की हितों की पूर्ति का प्रयास किया गया। उस जो है कि चार्टर एक्ट और अधिनियमों को आज थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। इसमें स्टार्ट करते हैं हम 1813 से। 1813 में क्या हुआ सबसे पहले यहां पे देखते हैं तो 1833 तक के लिए एक चार्टर एक्ट आता है। 1833 के बाद देखते हैं तो 1853 के लिए एक चार्टर एक्ट आता है यहां पे, और उसके बाद देखते हैं तो अंततः हमें एक 1858 में ईस्वी में एक अधिनियम देखने को मिलता है जिसके माध्यम से क्या होता है, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाता है। अब इसमें सबसे पहले देखा जाए इस वाले में, यानी कि 1813 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था, इस चार्टर एक्ट में हुआ क्या था। अब इसके पीछे की जो है ना थोड़ी सी मानसिकता समझते हैं कि अंग्रेजी सरकार की मानसिकता क्या थी। मानसिकता यह थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, क्राउन, देख रहा था कि भारत एक बहुत बड़ा भूभाग है और उस भूभाग पे कंप्लीट रूप से नियंत्रण हो गया है किसका, एक छोटी सी कंपनी का, जो हमारे यहां की व्यापारिक कंपनी है। अब जो है कि वह पूरा साम्राज्य अपने हाथ में लेना चाहती थी। अब यहीं से देखेंगे ना 1813 से धीरे धीरे वह प्रक्रिया शुरू हो जाती है कि कैसे साम्राज्य यानी कि क्राउन पूरे जो है कि भारत के साम्राज्य को नियंत्रित करने का प्रयास शुरू करता है। यहां पे सबसे पहले क्या होता है, 20 साल के लिए, 20 वर्ष के लिए फिर से व्यापारिक जो है ना अधिकार दे दिए जाते हैं किसे, ब्रिटिश कंपनी को। और साथ ही साथ उसमें क्या किया जाता है कि उसकी पावर को जो है ना, शक्ति को थोड़ा सा कंट्रोल करने का काम किया जाता है, नियंत्रित करने का काम किया जाता है। कैसे नियंत्रित करने का काम किया जाता है, पहली बार यहां जो बदलाव हुआ था पिछले अधिनियमों से वो ये हुआ था कि यहां पे व्यापार करने का अधिकार तो दिया गया, लेकिन साथ साथ प्रतिबंध लगा दिया गया। कहा गया कि सिर्फ चाय और चीन से व्यापार का अधिकार है किसके पास, कंपनी के पास। इसके अलावा और किसी भी तरीके का अगर व्यापार करना हो तो वह व्यापार जो है कि पूरे अंग्रेज यानी कि पूरा जो है कि व्यापारिक घराना जो है, घराना जो इंग्लैंड का पूरा व्यापारिक घराना है, वह व्यापार कर सकता है। व्यापार कर सकता है कुछ लाइसेंसों के साथ, जिसे कहा गया क्या, मुक्त व्यापार की नीति। आगे चल के हम क्लास में जो है ना मुक्त व्यापार की नीति को थोड़ा सा डिटेल में जो है कि समझेंगे, क्योंकि इस पे एक प्रश्न बनता है 100 वर्ड में या 150 वर्ड में एक प्रश्न बनता है कि मुक्त व्यापार की नीति की समीक्षा कीजिए या फिर मुक्त व्यापार की नीति की चर्चा कीजिए, है ना, या मुक्त व्यापार की नीति के उद्देश्यों की समीक्षा कीजिए। इस तरीके का एक छोटा सा प्रश्न बनता है, तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। यहीं पे क्या किया गया था, दूसरा काम क्या किया गया था, कंपनी की शक्ति को और नियंत्रित करने का काम किया गया था। किस माध्यम से, तो कहा यह गया था कि कंपनी जो है ना, कंपनी अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है, अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है, जैसे पहले करती थी वैसे ही, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन यहां पे थोड़ा सा चेंज ये कर दिया गया कि अब आपको क्या करना है ना, अगर आपको नियुक्त करना है, नियुक्त कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन
लेकिन अब उसका आपको जो है कि क्राउन से अनुमोदन कराना पड़ेगा, अनुमोदन कराना पड़ेगा। यानी कि पहले जो शक्ति थी कि आपने जिसे चाहा भाई भतीजावाद, अपने रिलेटिव, घर वाले, चाचा भतीजा भाई, जिसको मर्जी उसको आपने नियुक्त कर दिया, कोई पूछने वाला आपसे नहीं था। लेकिन अब यहां पे आपको कैप लगा दिया गया, कैप आप पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, आप जिसको मर्जी उसको नियुक्त नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले नियुक्त करने से के बाद तुरंत आपको जो है ना अनुमोदन कराना पड़ेगा क्राउन से। तो यह कुछ जो है कि अब यहां से देखते हैं कि जो कंपनी की शक्ति है, कंपनी की शक्ति पे नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद देखा जाए कि मैंने बताया है कि लाइसेंस दे करके जितने भी यूरोपीय घराने थे, यूरोपीय घराने को लाइसेंस के साथ कहा गया कि अब आप भारत से व्यापार कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लाइसेंस के साथ बसने की अनुमति थी, भारत में आप बस सकते हैं, व्यापार की अनुमति थी। जितने भी अंग्रेज व्यापारी थे सबको लिए यह जो है कि फैसिलिटी दे दी जाती है। उसके बाद कहा गया कि भारत के पैसे से, भारतीय कोष से, भारतीय कोष से। कमाल की बात है, देखिए आप रहते कहां हो, ब्रिटेन में, आपका धर्म ईसाई है और आप उस धर्म का प्रचार करना चाहते हो भारत में, और उसके लिए आप क्या कर रहे हो, एक धर्म विभाग की स्थापना कर रहे हो, और उसके लिए आप पैसा कहां से ले रहे हो, भारतीय कोष से। यानी कि ये तो आप अपनी निजी हितों की पूर्ति कर रहे हो ना, भारतीय पैसों से। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहां पे पहली बार 1 लाख रुपया अनुमोदन किया गया, किसके लिए, शिक्षा और साहित्य पे खर्च करने के लिए। अब देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, ये कितने भले आदमी थे, आगे चल के कितने भले आदमी थे इसे भी हम एग्जामिन कर लेंगे थोड़ा सा। देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन शिक्षा और साहित्य पे ये जो खर्च करना चाहते हैं ना, ऐसी बात नहीं है कि वो भारतीयों के शिक्षा पे बहुत बड़े लेवल पे खर्च करना चाहते हैं। उनका जो उद्देश्य था, जो भारतीय ग्रंथ थे, मेन रूप से जो शिक्षा थी, जो बौद्धिक संपदा थी, जो हजारों सालों से जिसे क्या किया गया था, अर्जित किया गया था, उसे ट्रांसलेट करने का यहाँ पे जो है कि मेन व्यवस्था लेके आई जाती है। इस तरीके से कुछ रिसर्च, एक उद्देश्य यहाँ पे यह भी था कि हम ऐसी शिक्षा और ऐसी विद्वता को प्रमोट करेंगे जो ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में सही जो है कि ठहराता है। क्योंकि इस समय देखेंगे तो शिक्षा बढ़ रही थी, तो इसी समय जो है ना, जो स्कूल और कॉलेज हैं वहां पे जो है कि अब धीरे धीरे इनके खिलाफ जो है कि एक माहौल बनना शुरू हो गया था। तो ये वहां पे ये चाह रहे थे कि हम ऐसे साहित्यकारों को, ऐसे जो है कि शिक्षार्थी को और ऐसे शिक्षक को प्रमोट करेंगे जो ब्रिटेन का जो सरकमस्टांस है, जो उनकी जो है कि समझ है, जो उनका पक्ष है भारत में, उनके लिए सपोर्ट जो है कि यहां पे प्रोवाइड करेंगे। यह मेन उद्देश्य उनका यहां था। उसके बाद देखते हैं औद्योगिक क्रांति और औद्योगिक पूंजीवाद। औद्योगिक पूंजीवाद, इसके बारे में जब हम देखते हैं तो हम देख सकते हैं बहुत ही आसानी से कि क्या हुआ। सबसे पहले ब्रिटेन में क्या आया, लौह क्रांति, मशीनीकरण, मशीनीकरण। मशीनीकरण के बाद देखेंगे तो आपका जो है कि औद्योगिकरण, औद्योगिकरण। उसके बाद शहरीकरण आ गया, शहरीकरण। इस तरीके से एक क्रम विकसित हो जाता है। क्या होता है, क्रम भी, बिल्कुल एक हायरार्की हमें देखने की मिलती है। पहले लौह क्रांति आई, लौह क्रांति के माध्यम से क्या हुआ, बड़े लेवल पे मशीनीकरण हुआ यूरोप में, और बड़े लेवल पे मशीनीकरण के साथ ही साथ क्या होता है, औद्योगिकरण। बड़े लेवल पे जो है कि औद्योगिकरण होता है, और औद्योगिकरण से बड़े लेवल पे शहरीकरण होता है। एक से बढ़ के एक जो है कि व्यापारी वहां पे जन्म लेते हैं। और इसका मुख्य कारण क्या था, तो मुख्य कारण आपको पता होना चाहिए कि मुख्य कारण यहाँ पे वैज्ञानिकवाद आ गया, तर्कवाद आ गया, लोग सोचने लगे, तर्क करने लगे, आधुनिकता की जो है कि कॉन्सेप्ट और अवधारणा आ गई, जिसके माध्यम से ये सारा कुछ हो रहा था। तो अब यूरोप में जो औद्योगिकरण हो रहा था,
औद्योगिकरण के लिए 3 चीजें चाहिए थी। 3 चीजें बहुत कंपलसरी है औद्योगिकरण के लिए। पहली चीज क्या? कच्चा माल। कच्चा माल। इसके बाद कच्चा माल के बाद देखें तो बाजार, दूसरा बाजार। अब बाजार के बाद देखते हैं ना, तो ऐसी बात थोड़ी नहीं है कि बाजार से सिर्फ काम चल जाएगा। कच्चा माल मिल गया, सामान बनाए, सामान बना के क्या किए? बाजार में भेजे, बिका। बिका तो क्या होगा? लाभ मिलेगा। और लाभ यहां पे 100% लाभ की स्थिति में अब आ गए हैं अंग्रेज। तो इस स्थिति में बहुत सारे आपके पूंजीपति आएंगे। पूंजीपति, बहुत सारे पूंजीपति हो जाएंगे। और पूंजीपति हो जाएंगे तो पूंजीपतियों के लिए बेसिक नीड क्या है? क्या है? इन्वेस्टमेंट चाहिए उनको, कि वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने का एरिया चाहिए जहां वो अपनी पूंजी को क्या कर सके? इन्वेस्ट कर सके। इन्वेस्ट, तो ये सारा जो है कि सीन बनता है। और इसकी पूर्ति के लिए क्या करते हैं? यानी कि औद्योगिक क्रांति और औद्योगिक पूंजीवाद जब आ जाता है, उसकी पूर्ति के लिए, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करते हैं ये लोग? भारत को अब बहुत ही बड़े लेवल पे शोषण करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, 1813 के बाद 1833 का चार्टर एक्ट आता है। 1833 का चार्टर एक्ट आता है। इस माध्यम से हम क्या देख रहे हैं कि यह मुख्य रूप से मैकाले और जेएस मिल की उपज थी। इन्होंने जो है कि यह पूरा विचार लेके आया था कि अब भारत में हम कैसे प्रशासन को लेके आगे बढ़ेंगे। इस स्थिति में देखते हैं तो यह उपयोगितावाद की विचारधारा को बहुत ज्यादा जो है कि प्राथमिकता देते हैं। उपयोगितावाद मतलब ऐसा नहीं कि भारतीयों की उपयोगिता का ख्याल रखा जाए, ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। वो तो अपनी उपयोगिता को विशेष जो है कि ध्यान देते थे कि यूरोपियों की जो आवश्यकताएं हैं उसके लिए जो उपयोगी वस्तुएं हैं वह कहां से आएंगी और कहां पे जाएंगी। यह जो है कि मुख्य विचारधारा पे जो है कि शासन था। तो 20 वर्षों के लिए फिर से एक अधिनियम आता है, चार्टर एक्ट 1833। और इसके माध्यम से क्या किया जाता है कि व्यापारिक जो हित है, व्यापारिक अधिकारों को यहां पे अब क्या किया गया कि जो कंपनी थी वहां पे तो थोड़ा सा एक कैप टाइप का लगाया गया था, बस थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे। यहां पे देखते हैं तो पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है। जितने भी एकाधिकार था, एकाधिकार किसका? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था, एकाधिकार को पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और पूर्ण रूप से समाप्त करने की स्थिति में अब क्या हो जाता है कि भारत में और बड़े, वहां पे तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन था, अभी लाइसेंस वगैरह आपको देना था। लाइसेंस लेने के बाद आप भारत में क्या करोगे? आओगे और वहां से व्यापार करोगे। यहां की स्थिति थोड़ी सी और अलग हो जाती है। अब यहां पे कहा जाता है कि भारत में प्रवास करने के लिए, संपत्ति अर्जित करने के लिए और व्यापार करने के लिए जो थोड़ा सा एक लाइसेंस के वजह से रिस्ट्रिक्शन लगा था, प्रतिबंध, वह प्रतिबंध भी क्या किया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। यानी कि अब जिसकी मर्जी वो भारत जाए, वहां जमीन खरीदे, प्रॉपर्टी खरीदे, संपत्ति बनाए और साथ ही साथ व्यापार कर सकता है। कोई रोक टोक जो है कि लागू नहीं होगा। इस स्थिति में अब क्या होता है कि अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, यहीं पे बंगाल के गवर्नर जनरल के अंदर जो है कि मद्रास, बंगाल, मुंबई सहित सभी भारतीय क्षेत्र जो है कि इसके नियंत्रण में आ गए। किसके नियंत्रण में आ गए? गवर्नर जनरल के नियंत्रण में। यानी कि अब पूरे भारत को एक तरीके से कह दीजिए कि वह आ गया किसके अंतर्गत आ गया? गवर्नर जनरल के नियंत्रण के अंतर्गत आ गया और निरीक्षण कर सकता है, कभी भी उसके विषय में कानून बना सकता है। ये सारी बातें यहां पे होने लगी। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे की स्लाइड में। तो इसके बाद देखते हैं कि गवर्नर जनरल, वहां पे नियंत्रण स्थापित हो गया, पूरे भारत पे गवर्नर जनरल का नियंत्रण स्थापित हो गया। नियंत्रण के बाद देखते हैं तो कानून बनाने का अधिकार
गवर्नर जनरल के पास आ गया और अब जो कानून बनेगा गवर्नर जनरल द्वारा उसका नाम हो जाएगा क्या? अधिनियम। अधिनियम। और एक काम और यहां पे क्या कर दिया जाता है, इससे पहले जो गवर्नर जनरल था सर्वे सर्वा था, सब कुछ अकेले अपने हिसाब से निर्णय ले लेता था। यहां पे कहा गया कि नहीं, सब कुछ आप अपने हिसाब से निर्णय नहीं ले सकते हैं। अब यहां पे क्या किया गया, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद की जो है कि वहां पे अब एक अलग से जो है कि एक व्यक्ति को जोड़ा गया जो विधि वेदता होगा। पहले से तो थी ही, यहां पे क्या किया गया कि एक अलग से व्यक्ति को जोड़ दिया गया जो क्या होगा, लॉ का यहां पे विधि वेदता होगा। प्रथम विधिक सदस्य यानी कि विधि वेदता यानी विधि का, कानून का जानकार होगा, कानून का जानकार होगा। उसे क्या किया गया, नियुक्त कर दिया गया। कहां पे? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में। और उसी के आधार पे आगे चल के देखते हैं तो एक लॉ कमीशन की जो है कि गठन किया जाता है। यह दोनों काम होता है मैकाले के नेतृत्व में। मैकाले ही उसकी क्या करता है, अध्यक्षता करता है। मैकाले ही पहला विधिक सदस्य बनता है गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद के, और उसी की अध्यक्षता में लॉ कमीशन का गठन किया जाता है। इसके आधार पे एक और यहां पे थोड़ा सा अच्छा काम करने की कोशिश की गई, दिखाने के लिए दिखाने के लिए जो काम किया गया वह क्या किया गया कि इसी अधिनियम में धारा 87 में लिखा गया था कि जो भारतीय हैं, भारतीयों में धर्म, जन्म, स्थान, वंश तथा वर्ग के आधार पर कंपनी के किसी पद पर अयोग्य नहीं माना जाएगा। यानी कि कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इससे पहले जो थोड़ा सा भेदभाव होता था, उसको क्या किया गया, यहां पे दिखाने की कोशिश की गई कि हम और आप क्या है, समान हैं। जो अभी तक असमानताएं थी उसको हम समाप्त करते हैं, और इसमें जो है कि भेदभाव को मिटाने की बात की गई थी। लेकिन वास्तविकता देखते हैं, वास्तविकता जब देखेंगे ना इसकी, तो इसकी उम्र जो है कि घटा दी गई थी। जो परीक्षा थी, परीक्षा की उम्र घटा दी जाती है। तो घटा दी जाती है तो उस समय भारत में शिक्षा बहुत बड़े स्तर पे जो है कि विकसित नहीं थी, और विकसित नहीं थी तो ये मान लेना कि कम उम्र में, जैसे 20 की एज में जो है कि कोई अब एग्जाम क्वालिफाई करके क्या करेगा, अधिकारी बन जाएगा, यह थोड़ी सी बात जो है कि हजम होने वाली बात नहीं थी। अब वो दूसरे तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे, आयु के आधार पे जो है कि यहां पे देखेंगे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। अब यहां पर फिर इसके 20 वर्ष के बाद, ठीक 20 वर्ष के बाद, जैसे ही 20 वर्ष समाप्त होता है 1853 के बाद, 53, ये 20 वर्ष जैसे समाप्त होता है 33 से, फिर जो है कि दूसरा चार्टर एक्ट आ जाता है। और दूसरे चार्टर एक्ट में अब यहां पे जो बात की जाती है, तो 1833 के बाद हम देखते हैं, 1833 के ठीक 20 वर्ष बाद, है ना, 1853 में फिर से यहां पे जो है कि एक चार्टर एक्ट आता है। लेकिन अब यहां पे क्या हुआ था ना, जैसे पिछले दो चार्टर एक्ट में क्या हुआ था, 20-20 जो है कि साल का एक आपको जो है कि परमिट दे दी गई थी। यहां पे कहा गया था कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई यहां पे परिवर्तन नहीं लेके आया गया। यहां पे किसी भी तरीके का एक टाइम पीरियड आपको नहीं दिया गया था। अब ये टाइम पीरियड नहीं दिया गया था तो यहां पे कहा गया था कि अब कंपनी का जो शासन है ना, कहने का मतलब यह था कि नई व्यवस्था आने तक, यहां पे इस चार्टर एक्ट में जो सबसे पहले बात की गई थी कि यह चार्टर कंपनी का जो शासन है, कंपनी का शासन तब तक बना रहेगा जब तक कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं आ जाती है। जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं आ जाती है तब तक कंपनी का शासन एज इट इज बना रहेगा। यानी अब यहां पे समय निर्धारित नहीं है, साल भर में भी हो सकता है
4 साल में भी हो सकता है, 5 साल में भी हो सकता है, 10 साल में भी हो सकता है। अब सवाल यह था कि यहां पे जो क्राउन था ना, क्राउन को अब यहां पे एक बहाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि कोई भी राजा हो या कोई भी सरकार हो, अपने जनता को उसे दिखाना पड़ता है कि हम कितने सही हैं, कितने नैतिक हैं और कितने अनैतिक हैं। इस स्थिति में कंपनी जब सब कुछ अच्छा कर रही थी, तो इस स्थिति में कंपनी के हाथ से शासन छीना नहीं जा सकता था। और जब कंपनी के हाथ से शासन छीना नहीं जा सकता था, तो इसके लिए कोई ना कोई कारण चाहिए। क्या चाहिए? कारण चाहिए, कारण। बिना कारण का कंपनी के हाथ से आप प्रशासन छीन नहीं सकते, और वह कारण अब ढूंढ रही थी ब्रिटिश क्राउन। अब इस स्थिति में क्या होता है कि यहां पे कंप्लीट रूप से यहां पे समाप्त कर दिया जाता है शासन आगे चल के। और आगे देखते हैं कि यहां पे डायरेक्टर जनरल की संख्या बढ़ा दी जाती है, सॉरी घटा दी जाती है, 24 से 18 कर दी जाती है। डायरेक्टर जनरल की जो आपकी यहां पे संख्या है, उनकी 24 से घटा के 18 कर दी जाती है। साथ साथ इसमें कहा यह गया था कि इसके जो 6 सदस्य हैं ना, 6 सदस्य, उन 6 सदस्यों का मनोनयन होगा किसके द्वारा? क्राउन के द्वारा। अब ये देखिए यहां पे क्राउन के द्वारा मनोनयन होगा, यहां पे क्राउन के द्वारा। यानी कि अब देखिए हर तरीके से क्या किया जा रहा है, हर तरीके से कंपनी को यहां पे नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। पहले जो पूरा के पूरा जो है कि सदस्य होते थे किसके? कंपनी के। अब यहां पे सबसे पहले तो कंपनी के सदस्यों को कम कर दिया गया। साथ ही साथ क्या किया गया कि उसमें कुछ क्राउन जो सम्राट है, ब्रिटिश सम्राट, उसके जो है कुछ लोगों को बिठा दिया गया। यानी कि यहां पे नियंत्रण हमें देखने को मिलता है, नियंत्रण स्थापित करने की बात की जाती है। इसके बाद बात करते हैं आगे। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, अगले स्लाइड में, तो यहां पे क्या किया गया कि विधिक सदस्य कार्यकारिणी परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। यानी कि इससे पहले जो विधिक सदस्य था, जो अस्थायी रूप से जुड़ा हुआ था, मैकाले जो अस्थायी रूप से जुड़ा हुआ था, मैकाले, अब उसको पूर्ण रूप से गवर्नर जनरल कार्यकारिणी परिषद का सदस्य बनाया गया। इसके अलावा देखते हैं तो 6 अन्य सदस्यों को विधिक कार्यों के लिए नियुक्त किया गया था। इसके अलावा देखते हैं 2 न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, 4 प्रांतों में प्रतिनिधियों की भी नियुक्ति की जाती है यहां पे, है ना। यानी कि ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात अब यहां पे देखते हैं तो टोटल जो है कि हो जाते हैं कितने लोग यहां पे? गवर्नर जनरल एक पर्सन हो गया, एक इसके अंदर आ गए कौन? प्रधान सेनापति 2 हो गए। इसके बाद देखते हैं तो 4 जो है कि विधायी परिषद के सदस्य हो गए, 4, 2 न्यायाधीश हो गए, 2 न्यायाधीशों की बात देखें तो जो अलग अलग 4 प्रांत बने हुए थे, 4 प्रांत, उन 4 प्रांतों में जो है कि 4 प्रांतों के प्रतिनिधि हो गए, और उन प्रतिनिधि को जिन्हें गवर्नर बोला जाता था, गवर्नर, अब उनका नाम यहां पे परिवर्तित हो जाता है। उनका नाम परिवर्तित करके कर दिया जाता है क्या? उपराज्यपाल। उपराज्यपाल उनका नाम कर दिया जाता है। इसके बाद देखते हैं तो यहीं से हम देखते हैं कि अब जो जिला स्तर पे बात करें, जिला स्तर पे क्या होता था कि जो प्रतिनिधि होते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, अब उनमें जो है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा उनका चुनाव होता था, उनकी नियुक्ति होती थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। तो अब यहां पे कहा यह गया कि नहीं, अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा जिला स्तर के जो भी अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। अब उनकी नियुक्ति किसके माध्यम से होगी? प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से होगी। अब यहां पे जो है कि इसी कार्य के लिए देखते हैं कि 1854 में मैकाले समिति का गठन कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे मैकाले समिति का गठन कर दिया जाता है। इसके बाद आगे आते हैं नेक्स्ट, तो इसके आगे देखते हैं यहां पे ये आपका 1853 का चार्टर एक्ट समाप्त हो जाता है। इसके बाद देखते हैं आ जाता है भारत शासन अधिनियम 1858। अब जो 53 में कह दिया गया था कि अब कोई फिक्स टाइम नहीं है, अब तो कंपनी को क्या चाहिए था?
क्राउन को, सम्राट को एक बहाना चाहिए था कंपनी को पूर्ण रूप से नियंत्रित करने के लिए। तो इस स्थिति में देखते हैं तो यहां पे आपका 1858 का जो है कि अधिनियम आता है। और यहां पे इस समय में खास बात क्या है, खास बात यह है कि 1857 की क्रांति हो गई थी, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य के पास पर्याप्त जो है कि बहाना था। ब्रिटिश साम्राज्य ने कहा गलत कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है, भारतीयों को की भावनाओं का आपने कद्र नहीं किया, उनकी जो डिग्निटी है, सम्मान है, उनकी जो है कि संस्कृति है, उनका जो धर्म है, आपने जो है कि उसका ख्याल नहीं रखा। और ख्याल न रखने की स्थिति में आप कंपनी हो, सिर्फ व्यापार करना जानते हो, आपके पास प्रशासन का जो है कि कोई अनुभव नहीं है, इसलिए आप क्या कर गए, चुप कर गए। तो अब स्थिति में अब देखते हैं तो एक नया जो है कि अधिनियम लेके आया जाता है। उस समय पीएम प्रधानमंत्री देखते हैं तो लॉर्ड डार्विन होते हैं और फाइनेंस मिनिस्टर डिजरेली होते हैं, डिजरेली। और ये जो पूरा अधिनियम तैयार किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो अध्यक्ष थे स्टेनली ने जो है कि यह पूरा अधिनियम तैयार किया था। और इसके बाद इसमें मुख्य मुख्य बातें देखते हैं तो यहां पे क्या किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। कंपनी के हाथ से पूरा प्रशासन अपने हाथ में, जो ब्रिटिश सम्राट थे, सम्राट, कंपनी के हाथ से पूरा जो है कि प्रशासन अपने हाथ में ले लिया जाता है यहां पे। और अपने हाथ में लेने के बाद अब क्या हो जाता है, यह सम्राट या सम्राज्ञी हो गई। अब इसके अंतर्गत क्या क्या होता है तो देखते हैं। तो एक साम्राज्ञी के हाथ में जब गया प्रशासन तो उसके लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल, ब्रिटेन में एक मंत्रिमंडल की स्थापना की गई। ब्रिटेन में क्या किया गया, एक मंत्रिमंडल की स्थापना की गई। और मंत्रिमंडल का उद्देश्य क्या था, मंत्रिमंडल का उद्देश्य था ना, भारत को जो शासन है अब वह मंत्रिमंडल के जो है कि माध्यम से देखा जाएगा। और उस मंत्रिमंडल का जो हेड होगा, हेड प्रमुख, उसका नाम होगा भारत सचिव। यानी कि अब भारत के प्रशासन को देख रेख करने के लिए, चलाने के लिए अब क्या किया गया कि कंपनी को हटा दिया गया। हटाने के बाद एक मंत्रिमंडल बनाया गया। और मंत्रिमंडल का जो हेड है, जैसे आज के टाइम में देखें पूरा भारत का जो है कि प्रशासन एक मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। और उसका जो प्रमुख है, उसके प्रमुख को क्या बोलते हैं, पीएम, प्रधानमंत्री। उसी तरीके से यहां पे एक मंत्रिमंडल की स्थापना की गई। और उस मंत्रिमंडल का जो हेड था उसे भारत सचिव बोला था। लेकिन यहां पे भी गड़बड़ ये हो गई, उन्होंने चालाकी ये दिखाया ब्रिटेन वालों ने कि इनका जो उत्तरदायित्व है ना, यानी ये अकाउंटेबिलिटी इनकी देखी जाए तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दी गई किसके लिए, उदार। यहां पे उत्तरदायित्व जो है कि देखते हैं ये ब्रिटिश संसद के प्रति, ये थोड़ा सा गलत हो गया। उत्तरदायी की बात की जाए तो उत्तरदायी की बात की जाती है तो यहां पे फिक्स कर दिया गया किसके, ब्रिटिश संसद के लिए, ब्रिटिश संसद के लिए। यानी कि जो मंत्रिमंडल होगा भारत सचिव के नेतृत्व में, वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा, किसके प्रति अकाउंटेबल होगा, तो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तर देगा। और इसके बाद देखते हैं यहां पे क्या क्या था, तो 15 सदस्य जो है कि एक सदस्य उसमें शामिल थे, जिसमें से कहा यह गया कि उस परिषद में 8 लोगों की जो नियुक्ति है ना, 8 लोगों की नियुक्ति राजा करेगा। यानी ब्रिटेन का सम्राट 8 लोगों की नियुक्ति कौन करेगा, 8 व्यक्तियों की नियुक्ति, व्यक्तियों की नियुक्ति सम्राट या क्राउन करेगा 8, ठीक है। और 7 की नियुक्ति जो है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से होगी। यानी कि यहां पे देखा जाए तो बहुमत में कौन है, सम्राट। यानी कि अगर कोई निर्णय लेना हो तो कंपनी क्या हो गई, सेकेंडरी हो गई। पूरा जो है कि बहुमत किसके पास है, क्राउन के हाथ में है। जो वह निर्णय लेना चाहता है ले सकता है। हालांकि वह चाहे तो दोष भी डाल सकता है कंपनी में। यानी असफलता के कंडीशन में, स्थिति में क्या होगा कि अपना पूरा का पूरा दोषारोपण जो है ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल पे
किया जा सकता है। अब इसके बाद देखते हैं तो यहां पे अब जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल परिवर्तित हो जाते हैं किसमें, वायसराय में, और वायसराय के बाद डीएम की जो नियुक्ति है अब वह एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से होना प्रारंभ हो जाता है। अब यह सारा काम हुआ था कब, 1857 की क्रांति, उसके बाद जो है कि यह आपका आ गया 1858 का अधिनियम, और इसके माध्यम से क्या होता है कि ब्रिटिश का क्राउन का नियंत्रण पूर्ण रूप से स्थापित हो जाता है भारत पे। अब कंपनी जो है कि बैकफुट पे चली जाती है। ठीक है दोस्तों।